बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पर होंगे। कल हमने आपको रसायन विज्ञान का एक पाठ शुरू किया था और उसमें आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और अणु और परमाणु के बारे में बताया था। उसके आगे आज हम चलेंगे और आज आपको बताएंगे कि जो कोई भी परमाणु होता है, डाल्टन के बाद में कौन सी अवधारणाएं आई और उन वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि कोई भी परमाणु कैसे बना होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था। कल आपने देखा था कि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है। लेकिन 20वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि कोई भी परमाणु जो है वो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे और न्यूट्रॉन कहेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कोई भी परमाणु के मुख्य 3 कण होते हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के आविष्कार जे थॉम्सन ने किया था। कैथोड किरणों के अध्ययन के समय इन्होंने इसका आविष्कार किया था और एक काफ़ी प्रश्न पूछा भी जाता है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। उसके आगे प्रोटॉन का जो आविष्कार है गोल्डस्टीन ने सन 1886 में की थी, लेकिन उसके बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन नाम दिया। तो जो प्रोटॉन के आविष्कार का श्रेय है वो रदरफोर्ड को ही जाता है। तो हम लोग यही लिखेंगे कि प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। उसके बाद में न्यूट्रॉन की बात अगर हम करें तो न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने किया था और इन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन होता है वो विद्युत उदासीन कण होता है। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें सीख ली कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉम्सन ने किया था, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था। इसकी और ज़्यादा व्याख्या करने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने राय और मॉडल प्रस्तुत किए। आइए हम उनको अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मॉडल में हम पढ़ेंगे जो जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल था। इन्होंने क्या बताया अपने मॉडल में, देखिए इसको हम एक नज़र देखते हैं कि जे थॉम्सन ने परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परमाणु को 10⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित करते हैं। थॉम्सन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रकार से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। इन्होंने बताया कि कोई भी परमाणु होता है उसमें एक व्यास होता है, ठोस गोले की तरह होता है, जिसका व्यास कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है और उसके बीच में उसमें प्रोटॉन होते हैं, इसके कारण वो धनावेशित होता है और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं ऋणावेशित, इसलिए वो उसका जो कुल रिजल्टेंट जो आवेश होता है वो उदासीन होता है। इसको भी आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या बताया, ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी करवाई। अल्फा कणों की बमबारी का मतलब है किसी भी चीज़ का गिरवाना, यानी कि अल्फा कण उस पर गिरवाए गए। तो उन्होंने जो देखा, जब वो अल्फा कण टकराए उससे, तो उन्होंने क्या देखा, नंबर 1 कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले जाते हैं, मतलब जो अधिकतर जो थे वो सीधे चले गए। फिर नंबर 2, कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए, कुछ कण जो थे वो विचलित भी हुए और बहुत थोड़े कण ऐसे थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट आए। यानी कि कुछ कण सीधे चले गए, कुछ कण विचलित हो गए और कुछ कण जो थे वो टकराकर वापस भी लौट आए। रदरफोर्ड ने प्रयोग करने के बाद में ये बता दिया कि इनको हम देखेंगे, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, इसे नाभिक कहते हैं। मतलब जो परमाणु होता है उसमें एक केंद्र होता है, इसे हम नाभिक कहेंगे। ठीक, इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। नंबर 2, परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। नंबर 3, प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। उन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो खोखला होता है, इसीलिए वो सीधे निकल गए। नंबर 4, अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए, क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश है। इन्होंने बताया कि जो अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजर रहे थे वो अपने मार्ग से विचलित हो रहे थे, क्योंकि उन कणों पर भी
समान धनावेश था और नाभिक में भी धनावेश था, इसलिए वो एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। और लास्ट पॉइंट बताया, जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए, और जो अल्फा कण सीधे नाभिक से जाकर के टकरा गए वो उसको पार नहीं जा सके और वो लौटकर वापस आ गए। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इन तीनों प्रश्नों को लिखेंगे कॉपी पर और लिख करके फ़ोटो ग्रुप पर ज़रूर सेंड करेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो हमसे संपर्क करें।